हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ पर। जी हाँ, ये गॉस लॉ का जो टॉपिक है ये क्लास 12 की फिजिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ को बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशंस को करेंगे कि कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इस गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इस गॉस लॉ को यूज़ करेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो हम आज इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ को कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है, कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे। इन चार फैक्ट को, इन चार चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गॉस थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट क्या है। गॉस ने बताया, गॉस का स्टेटमेंट है, इस लॉ का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in that closed surface. According to गॉस थ्योरम, गॉस ने कहा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1 upon epsilon naught टाइम्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्लोज्ड सरफेस ले लिया, मान लेते हैं आपने क्लोज्ड सरफेस स्फीयर ले लिया, यू हैव टेकन ए स्फीयर एज अ क्लोज्ड सरफेस एंड नाउ यू हैव प्लेस्ड अ प्लस चार्ज q एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। आपने एक चार्ज लिया प्लस q और आपने इसके सेंटर पर इसको प्लेस्ड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट चार्ज निकलता है या नेट चार्ज पास होता है वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1 upon epsilon naught टाइम्स के बराबर होता है। दैट इज, यू कैन से दैट फाई नेट, फाई मतलब फ्लक्स, फाई नेट फ्लक्स इज इक्वल टू q net upon epsilon naught, q net upon epsilon naught. This is the net flux, this is the net flux, net flux and is equal to net charge upon epsilon naught, and this is the net charge enclosed in the closed surface. So you can here write enclosed in closed surface, closed surface. I repeat, what is the Gauss law? Gauss law says the net electric flux passing through the closed surface will be equal to q by epsilon naught, where q is the net charge enclosed in the closed surface. अब आप समझिए कि आपने एक स्फीयर लिया और इस स्फीयर में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। लेट्स सपोज दिस इज द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज से चारों तरफ फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यानी कि इस स्फीयर से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो इस चार्ज की वजह से इस फील्ड, इस क्लोज्ड स्फीयर से कितने फ्लक्स पास हो रही है इसका पता आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। फ्लक्स थ्रू द स्फीयर विल बी इक्वल टू q by epsilon naught, where q is the charge enclosed in that closed surface. यानी कि हम किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू हम चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, जहां चार्ज क्या है, जहां चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस है। अब इसी स्फीयर में हमने एक चार्ज और रख दिया प्लस q। अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हो गए, प्लस q एक और प्लस q दूसरा वाला, यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज आपके पास हो गया 2q। इस कंडीशन में इस स्फीयर से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज in this sphere the net charge is 2q, and now if we place
बाई माइनस क्यू। पहले ऑलरेडी प्लस क्यू रखा था यहाँ पर, हमने अब माइनस क्यू और रख दिया इस स्फीयर के अंदर। अब बताइए कि इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस स्फीयर से लिंक, इस स्फीयर से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? तो आपने कहा कि जो नेट फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज के लिए हम लिखेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इट विल बिकम्स जीरो. So 0 upon epsilon naught, this will also be equal to 0. That means flux is equal to 0. Flux link or pass through this sphere will be equal to 0. And why? Because net charge in that closed surface is equal to 0, because we have placed one plus charge and one minus charge. So it will make the net charge 0. Now अब you have placed plus 3q in place of minus q. हमारे पास प्लस q पहले से ही था, हमने माइनस q हटाया और प्लस 3q रख दिया. Now what is the net charge enclosed in that closed surface? Net charge is plus q and plus 3q. It will become plus 4q. यानी कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? प्लस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This is the net flux through the closed surface. क्लियर हो गई बात? यानी कि यहां से हमने ये समझा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा वो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. ये बात हमको एकदम क्लियर हो गई. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए ये स्टेटमेंट है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. अब एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस हो जो कि क्लोज ना हो. अब गॉस ने तो कहा कि क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जो है q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, लेकिन अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है फिर भी हम उस सरफेस से लिंक फ्लक्स निकालना चाहते हैं. सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेमी स्फीयर है और इस सेमी स्फीयर के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया q और हमने कहा कि बताइए कि इस चार्ज की वजह से सेमी स्फीयर यानी कि नीचे के हिस्से में जो फ्लक्स जा रहा है वो बताइए कितना होगा. तो आपने कहा कि सर गॉस लॉ बताया गया केवल क्लोज सरफेस के लिए, लेकिन यहाँ आधा हिस्सा तो क्लोज है और आधा हिस्सा ओपन है, यानी कि इस चार्ज के ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, नीचे वाला हिस्सा क्लोज है. तो अब हम करेंगे क्या? तो अब हम क्या करते हैं कि इस सरफेस को हम क्लोज करते हैं. इस सरफेस को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं और हम इस सेमी स्फीयर को पूरी तरह से स्फीयर में कन्वर्ट कर लेते हैं. डॉटेड ये. तो हमने क्या किया? एक इमेजिनरी सरफेस मान लिया और मान लिया इमेजिनरी सरफेस मान करके कि अब ये सेमी स्फीयर कन्वर्ट हो गया है एक होल स्फीयर. अब उसके बाद ये पूरा एक कंप्लीट हो गया स्फीयर. Now you can apply the Gauss law. अब आप Gauss law लगा सकते हो because it is a whole sphere, it is a whole completely closed surface and charge is surrounded by the surface. Charge completely surrounded by the surface. ये जो हमारा चार्ज है ये पूरी तरह से क्लोज हो चुका है. Now, what is the net flux in this case? What is the net flux enclosed in that closed surface? You can write here phi net, यानी कि net flux that will be equal to q by epsilon naught. Q is the charge enclosed in that closed surface. Okay. Now, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि सेमी स्फीयर से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताइए, जबकि आपने पूरे स्फीयर से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू पता करी है. तो क्या करना है कि जब फ्लक्स निकलता है तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली ऊपर भी जाएगा जितना, उतना नीचे भी जाएगा. तो आपने कहा कि पूरे स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स है q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो आधे स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे फाई नेट, यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पर सेमी स्फीयर लगा दीजिएगा. दैट विल बी इक्वल टू 1/2 q बाई एप्सिलॉन नॉट. 1/2 q बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब पूरे स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट.
तो आधे स्फीयर से निकलने वाला हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स का आधा कर देंगे तो आधे स्फीयर से निकलेगा। मेरी बात को आप समझिए। अब एक और एग्जांपल दे दें, अगर मान लेते हैं कि आधे का भी आधा है स्फीयर जो है, जैसे ये आप समझ गए हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए एक एग्जांपल और देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक क्यूब है, मैं यहां पर एक क्यूब बना देता हूं, ये देखिए एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया Q, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, और यहां हमने एक चार्ज रख दिया Q। अब हमने कहा कि बताइए इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है या कितना पास हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर प्लस चार्ज है तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, और माइनस चार्ज है तो फ्लक्स अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक बात जैसे आपने अभी अभी डिस्कस किया कि नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब है, नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब है कि जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि प्लस चार्ज की वजह से चार्ज फ्लक्स बाहर जाएगा, और माइनस चार्ज भी अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो इसके वजह से फ्लक्स अंदर आएगा। और अगर आप अब नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स जीरो है, बिकॉज जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। So that's why we can say that the net flux is zero, because the number of flux outside away from the surface is equal to the number of flux coming towards the surface. ठीक है, चलिए हमने क्या लिया, एक क्यूब लिया, और क्या किया, क्यूब के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया Q। अब हमें ये पता करना है कि इस क्यूब की जो फेस है, इसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। जैसे ये जो क्यूब है, इस क्यूब के 6 फेस हैं, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक आगे और एक पीछे। जैसे क्यूब होता है तो क्यूब में क्या होगा, अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो टोटल 6 फेस हो गए। अब आपने कहा कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर हमारा चार्ज रखा है, तो ये जो चार्ज है ये पूरी तरह से इनक्लोज्ड है, और क्यूब भी तो एक क्लोज सरफेस है। क्यूब क्लोज सरफेस है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि जो हमारा चार्ज होना चाहिए वो चारों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। अगर चार्ज हमारा क्लोज्ड नहीं है तो हम उसको क्लोज करेंगे, इमेजिनरी सरफेस बना करके हम उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हमारा चार्ज क्या है, क्लोज है। तो चार्ज अगर क्लोज है और ये हमारा ऑलरेडी क्लोज सरफेस है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा, आप लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q is the charge enclosed in that closed surface, जो कि इसके अंदर क्या है, enclosed है। अब आपने कहा कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, पूरे क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और क्यूब में कितना फेस होता है, 6 फेस होते हैं। तो बताइए एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो चूंकि जो फ्लक्स निकल रहा है वो इक्वली पार्ट में हर तरफ से निकल रहा है, यूनिफॉर्मली जो है फ्लक्स निकल रहा है बाहर। तो यानी कि एक फेस से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही दूसरे फेस से जाएगा, उतना ही आगे जाएगा, उतना ही पीछे जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही नीचे जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो अगर पूरा फ्लक्स जो है पूरे क्यूब का मिला करके फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा इसका 1/6 होगा, यानी कि फाई नेट थ्रू वन फेस के कारण जो होगा 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एक फेस के लिए, एक फेस से गुजरने वाला, यानी कि अगर इस हिस्से से हम बात करें कि केवल इतने हिस्से से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो you can say that the flux passing through only this phase is equal to phi is equal to 1/6 Q by epsilon naught. This is the flux through the one phase. You can write here, this is the flux through the one phase.
केवल एक फेस से थ्रू द वन फेस, केवल एक फेज से निकलने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 1/6 Q/ε0 है। अगर हम पूछे कि बताइए कि दो फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, सपोज कर लेते हैं आपने इस साइड में लिया था, तो ये साइड तो आपने लिया ही लिया है। अब मैंने कहा कि बताइए ऊपर से और ये लेफ्ट हैंड के साइड से, ये वाले फेज और ये वाले फेज, दोनों फेज का मिला करके कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आपने कहा कि एक फेज से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 1/6 Q/ε0 निकल रहा है। तो दो फेज से निकलने वाला फ्लक्स, यानी कि आप लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू टू फेज से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा 2 इंटू एक फेज से निकलने वाला फ्लक्स 1/6 Q/ε0 and this will become 1/3 Q/ε0. 1/3 Q/ε0, this is the value of the flux which is passing through the only two phases. केवल और केवल दो फेज से निकलने वाला, दो फेज से जो फ्लक्स निकलेगा टोटल वो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने दो फेज लिया है, और 1/6 Q/ε0, this is the amount of flux passing through only one phase. क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि क्यूब के तीन फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, तीन फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा। वेरी गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे phi3। अब हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते जा रहे हैं। phi3 means flux through the three surface and this is equal to total number of phases 3 and one phase से निकलने वाला फ्लक्स 1/6 Q/ε0, this is equal to 1/2 Q/ε0, यानी कि तीन फेज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा। अब मैं पूछूं कि चार फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा। चार फेज का मतलब आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चार फेज से कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ फ्लक्स इज 4, नंबर ऑफ फेसेस इज 4। यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेज हमने लिया है वो चार फेज लिया है, यहाँ हम 4 लिखेंगे, और एक फेज से निकलने वाला जो फ्लक्स है 1/6 Q/ε0, दिस विल बिकम 2/3 Q/ε0। नाउ अब हमने पूछा कि बताइए 5 फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप कहेंगे 5 और 5 इंटू 1/6 Q/ε0, दिस विल बिकम 5/6 Q/ε0। अब हमने पूछा बताइए कि 6 फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, और 6 फेज का मतलब कि पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स। तो 6 फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहेंगे 5/6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/6 Q/ε0, और ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अगेन हमें ऑब्टेन होगा Q/ε0, यानी कि 6 फेज से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो Q/ε0 है। 6 फेज से निकलने वाला फ्लक्स मींस पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स, एंड दैट इज Q/ε0। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग गॉस लॉ को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगेन एक क्यूब लिया, मान लेते हैं हमने एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इस क्यूब में हम क्यू चार्ज दे रहे हैं, और क्यू चार्ज को हम सेंटर पे नहीं रखेंगे, क्यू चार्ज को हम किसी एक फेस के सरफेस पे रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने चार्ज को यहाँ सेंटर पे रखा था, लेकिन हम यहाँ पे ना रख करके अब इस चार्ज को हमने यहाँ एक फेस पर रख दिया, और अब हमने कहा कि बताइए कि इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, जबकि आपने चार्ज की पोजीशन को चेंज कर दिया। चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है, लेकिन क्या अब ये चार्ज पूरी तरह से सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से सराउंडेड है? तो आप कहेंगे नहीं, जब हमने सेंटर पे रखा था तो ये पूरी तरह से क्यूब से सराउंडेड था, लेकिन यहां पर जब हमने रख दिया, सेंटर पे ना रख के सरफेस पे रख दिया, तो ये नीचे से तो सराउंडेड है लेकिन ऊपर से ये चार्ज ओपन है। सो हाउ कैन वी फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस? तो अब हम दिए गए क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स कैसे पता लगा सकते हैं? तो अभी अभी हमने जो सेमी स्फीयर के केस में डिस्कस किया था कि अगर आपको गॉस लॉ लगाना है और सरफेस हमारा क्लोज नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लोज करेंगे।
यानी कि ये जो नीचे क्यूब है सेम इसी तरह का हम एक ऊपर क्यूब बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह का एक ऊपर क्यूब बनाते हैं। लेट्स मेक अ क्यूब सिमिलर टू द गिवन क्यूब। ओके, नाउ दिस इज द इमेजिनरी क्यूब। अब देखिए मैंने एक इमेजिनरी क्यूब बना दिया। क्लियर? अब बताइए कि ये इमेजिनरी क्यूब और ये रियल वाला क्यूब जो दिया हुआ था, इन दोनों के वजह से क्या ये चार्ज हमारा पूरी तरह से क्लोज्ड हो गया? जी हाँ, अब ये हमारा जो क्यू चार्ज है ये पूरी तरह से क्लोज्ड हो चुका है। अब इस चार्ज के वजह से पूरे क्यूब से, ऊपर वाले क्यूब से और नीचे वाले भी क्यूब से निकलने वाला, इस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। जहां पे Q क्या है? Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज्ड सरफेस, जो कि इसके अंदर क्या है? इनक्लोज्ड है। बात क्लियर हुई? आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन ये था कि नीचे वाले जो रियल क्यूब दिया गया है, जो पहले से बना हुआ क्यूब था, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आपने कहा यहां पर टोटल हमारे पास 2 क्यूब है और 2 क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, केवल एक क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो है 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे वाले क्यूब से जाएगा। तो नीचे वाले क्यूब से दिए गए क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखिए, अब आपको दोनों में डिफरेंस यही आपको ध्यान देना है कि जब हमने अभी अभी केस पढ़ा तो हमने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब के सेंटर पर हमने चार्ज रख दिया। यहां पर जब हमने सेंटर पर चार्ज रखा तो इस क्यूब से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स था वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट था। और जब हमने इसी चार्ज को यहाँ फेस पर रख दिया तो इस क्यूब से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स हो गया वो 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिसाइडिंग फैक्टर है कि चार्ज हमारा कहाँ रखा है और जहां पर भी रखा है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर क्लोज्ड नहीं है तो उस चार्ज को क्लोज करिए। और जो आप इमेजिनरी सरफेस बनाते हो चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, जैसे यहाँ पर आपने एक इमेजिनरी क्यूब बनाया, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने क्लोज करने के लिए, चार्ज को बंद करने के लिए आपने ये इमेजिनरी सरफेस बनाया। तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द गॉसियन सरफेस? Gaussian surface is the imaginary surface which is used to close the surface. Gaussian surface एक ऐसा imaginary surface है जो कि चार्ज को क्लोज करने के लिए बनाया जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और वहां से आपको एक दूसरी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। तो पहली क्लियरिटी तो आपको ये मिली देखने को कि चार्ज, नेट चार्ज लेंगे जो कि इसके अंदर सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू कुछ बात को क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैंने एक क्लोज्ड सरफेस बना दिया, सपोज दिस इज द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, और मैंने इसके अंदर +2Q, -Q, -3Q और +5Q, ये हमने इसके अंदर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने इतने चार्ज रख दिए। बताइए कि दिए गए सरफेस से, दिए गए, दिस इज द सरफेस A, सपोज कर लेते हैं कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है हमारा, ये क्लोज्ड सरफेस A है और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो हमारे चार्जेस हैं वो 2Q है, -Q है, -3Q है, +5Q है। अब आपको ये बताना है कि इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो आपने कहा कि नेट फ्लक्स, फाइलेट नेट फ्लक्स, आप इसको नेटफ्लिक्स से याद कर सकते हैं। जैसे Amazon प्राइम होता है वैसे नेटफ्लिक्स भी होता है ना, आप लोग मूवी देखते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो नेटफ्लिक्स से रिलेट करो नेट फ्लक्स,
गॉस लॉ मतलब नेट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एकदम सिंपल सी बात है, एक बार रिवाइज कर लोगे हमेशा के लिए याद होगा। नेट फ्लक्स जब भी तुम देखोगे तुम्हें नेट फ्लक्स याद आ जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट का मतलब कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने नेट चार्ज है। नेट चार्ज का मतलब प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना। तो आपने यहाँ पे लिखा प्लस 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 वाला कर लो, प्लस 2q और प्लस 5q, टोटल यहाँ पर आपने लिख दिया। फिर माइनस लगाया आपने q और माइनस 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 और 5 कितना हो गया, 7q, 7q माइनस 1q और 3q दैट इज इक्वल टू 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यू विल obtain 3q upon epsilon naught. This is equal to the phi net. Now, so what is the phi net? Through the closed surface, phi net is net flux is equal to 3q upon epsilon naught. And why 3q upon epsilon naught? Because 3q is the net charge enclosed in the closed surface. Clear हो गई बात? आपको बस इतना याद रखना है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्जेस पड़े हुए हैं, जो चार्जेस रखे हुए हैं, उसमें उसका टोटल नेट निकाल लो। नेट निकालो, प्लस माइनस सब घटा उठा करके देखो कितना आ रहा है, वही वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना क्यू नेट की जगह। ठीक है, इतने में ही आंसर आ जाएगा। और एक बात और याद रखना, जैसे इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। पहली बात क्लियर ये हुई कि क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दूसरी बात ये क्लियर हुई कि अगर चार्ज हमारा क्लोज नहीं है तो हम उसको क्लोज करेंगे। तीसरी बात ये क्लियर हुई कि जो भी चार्ज हम, नेट चार्ज का मतलब ये है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उन सबको जोड़ेंगे, घटाएंगे और नेट निकालेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात हम और एक इंपॉर्टेंट बात और आपको क्लियर कर दें कि अगर क्लोज्ड सरफेस के बाहर चार्जेस रखे हुए हैं तो उन चार्जेस को हम कंसीडर नहीं करते। हम केवल और केवल उन्हीं चार्जों को कंसीडर करेंगे जो कि सरफेस के अंदर हैं। सरफेस के बाहर कोई भी जितने भी चार्ज पड़े हों हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोज सरफेस दिया था तो हमने यहाँ पर प्लस 5q, यहाँ पर प्लस 2q, यहाँ पर माइनस 3q, हमने ये सब भी प्लेस कर दिया। अब आपसे कहा गया कि फाई नेट निकालिए, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स निकालिए, तो आपको ये सारी चीजें कंसीडर नहीं करनी है। बाहर सरफेस के बाहर चाहे जितने चार्ज रखे हों हम उनको कंसीडर नहीं करते। We will consider only those charges which is enclosed in the closed surface, जो कि सरफेस के अंदर क्या है, enclosed है। केवल उन्हीं चार्जों को कंसीडर करेंगे for calculating the flux। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए we will consider only those charges which is enclosed by the surface। ठीक, outside charges which is outside the surface they will not be considered, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे हम गॉस लॉ को प्रूफ करें, कि हम एकदम पक्का बताइए, प्रूफ करके बताइए कि हाँ q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है प्रूफ करना, आप 3 लाइन में 4 लाइन में मुश्किल से प्रूफ कर देंगे। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग डालिए प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। मजा आ जाएगी आपको प्रूफ करने में। देखिए कैसे मजा आएगी। सबसे पहले एक स्फीयर मान लो। अरे स्फीयर का एग्जांपल कैनवस की बॉल, फुटबॉल जैसे बॉल खेलते हो ना, बैट बॉलने वाली जो बॉल होती है कैनवस की बॉल, वो स्फीयर है भाई। तो हमने एक स्फीयर माना और स्फीयर को फील करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द स्फीयर। नाउ अब आप क्या करिए कि आप एक सेंटर पर चार्ज रख दीजिए q, यानी कि इस स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, q है। हम इस q को थोड़ा अच्छे से बना दें आपको ताकि फील हो कि हाँ ये q है, q। अब हमने क्या किया कि जो हम फ्लक्स को ट्रेडिशनली पढ़ते थे, नॉर्मल जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था नॉर्मल तौर पर, गॉस के नियम से नहीं, नॉर्मल जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए थे तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन होता है वो होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds, जहां इंटीग्रेशन E डॉट ds और डॉट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये बनता है E ds cos थीटा।
जहां ये जो थीटा है ये ई और डीएस के बीच में बनने वाला एंगल है। अब यहां पर आपने क्या किया कि इस स्फीयर में एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया डीएस, और आपने कहा कि देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी कोई फ्लक्स यहां से फील्ड लाइंस निकलेगी वो इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे ऐसे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, फ्लक्स हमेशा जब भी निकलेगा वो इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में मूव करेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। तो देखिए इस सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और जो ds होता है, ds एक छोटा सा टुकड़ा होता है सरफेस पर, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ds की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ e एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और अगर इफ इट इज द पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, देन द एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, इंटरसेक्ट कर नहीं रहे तो उनके बीच में एक भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 है। अब आप क्या करिए, आप ट्रेडिशनली इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स निकालिए, जैसे आपने फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ा था उस हिसाब से निकालिए, और देखिए क्या आ रहा है, क्या गॉस की थ्योरम प्रूव हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस छोटे से सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है, उसको इंटीग्रेट करना है, और जो कि इंटीग्रेट करने पर हमको ये पता चलेगा कि इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो देखिए आपने निकाला डी फाई का मतलब एक छोटा सा फ्लक्स जो कि छोटे से हिस्से से निकलेगा। आपने कहा E डॉट ds दैट इज E ds cos थीटा, यानी कि cos थीटा का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी और sin 0 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे दिस इज EDS। यहाँ पर cos थीटा की जगह cos 0 होगा एंड cos 0 विल बिकम 1, सो दैट्स व्हाई हियर वी ओनली राइट EDS। बोलो बच्चा क्लियर है? क्लियर है? तो आगे चलो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें नेट फ्लक्स मिल जाएगा फाई ई, मतलब इस पूरे स्फीयर से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे, हमें मिलेगा EDS। अब माय डियर स्टूडेंट E क्या है? E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल सी बात है कि तो मान लेते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। इस स्फीयर का रेडियस क्या है? r है। अब इसके सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सरकमफेरेंस का रेडियस क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पर E को बाहर निकालेंगे और अब हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ds। ओके, नाउ यू विल पुट फाई E इज इक्वल टू, E की जगह क्या रखोगे? E की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, याद करो। अच्छा, इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या होता है? ds का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, और इंटीग्रेशन ds का मतलब कि पूरा सरफेस। अब बताओ कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? अगर एक स्फीयर मैंने माना और इस स्फीयर का रेडियस r है, तो बताओ स्फीयर का एरिया कितना होगा? तो स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। यहां से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो माय डियर स्टूडेंट आपको मिल गया q पाई एप्सिलॉन नॉट। देखा, आ गया पाई बराबर क्या आ गया? q बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूव हो गया कि इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? कितना है? q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका गॉस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई कि फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो ये है प्रूफ। अब सुनो, ये जो मैंने स्फीयर लिया है, ये मतलब ये स्फीयर मैंने केवल जानबूझ के लिया। स्फीयर लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो गई और इजीली तौर पर हम इसको प्रूफ कर लिए। आप कोई भी क्लोज सरफेस लेकर के इसको प्रूफ करने की कोशिश करिएगा।
फिलहाल ये आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ को स्टेट किए और गॉस लॉ की प्रूफ को किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप देखेंगे कि आपको एकदम याद हो जाएगा, बहुत आसान। तो चलिए बच्चों, अलविदा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।